हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET के सैम्पल पेपर के बारे में। CUET में बेसिकली जिन्होंने भी CS एज अ सब्जेक्ट लिया है उनके लिए ये सैम्पल पेपर है और इसके बाद वाली वीडियोस में एक एक करके हम मैं आपके लिए टोटल 5 सैम्पल पेपर्स बुलाऊंगा और ये सैम्पल पेपर सिर्फ जो है वो आपको आंसर्स और क्वेश्चंस नहीं बताएंगे बल्कि हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ होगा। तो अब जिस भी तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे वो एक्सप्लेनेशन के साथ मैं क्या करूंगा, आपको क्लियर करूंगा कि इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, क्यों उसका आंसर वही होगा। तो इससे क्या होगा कि इस तरह के भी दूसरे क्वेश्चन जब आप आएंगे तो आप बड़े आसानी से इसे कर पाएंगे। याद रखिए टोटल 5 सैंपल पेपर्स मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। और इतने अच्छे तरीके से इसके माध्यम से मैं आपकी तैयारी करा दूंगा कि आप बहुत अच्छे नंबर खुद से ही लेके आ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि जनरल इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दो सेक्शन होंगे। सेक्शन ए तो खैर सेक्शन ए में ही होगा, सिर्फ वो सेक्शन बी दो पार्ट में बटा होगा, एक B1 और एक B2। तो अगर आप CS के स्टूडेंट हैं तो आप B1 को यूज करेंगे, क्योंकि B2 स्टूडेंट्स जो है, B2 का जो सेक्शन है वो IP के स्टूडेंट्स जो है वो यूज करेंगे। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो CS के स्टूडेंट्स के लिए है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सेक्शन ए में टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। दोनों को देना है, यानी कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को भी इसको करना है सॉल्व और आईपी के स्टूडेंट्स को भी सॉल्व करना है, ठीक है। जबकि सेक्शन B1 जो CS के स्टूडेंट्स के लिए है 35 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिन 35 में से 25 का आंसर आपको देना है। तो टोटल यानी 25 क्वेश्चन ये हो गए और यहां से हो गए 15 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है। याद रखिएगा अगर आप आईपी के स्टूडेंट हैं तो B2 में से आपको देना है 25 क्वेश्चन का जवाब। लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली जो है वो किसके लिए है, CS स्टूडेंट्स के लिए है। आईपी के लिए मैं अलग से बनाऊंगा। तो जो सेक्शन CS के स्टूडेंट्स को करना है वो है सेक्शन A और सेक्शन B1, ये दो सेक्शन ही करने हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स है 200, यानी कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और आपको जो टाइम मिलने वाले हैं वो मिलने वाला है 45 मिनट का, 45 मिनट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन को, अपने क्वेश्चंस को। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन ए जो है वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग टास्क लाइक क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन, डिलीटिंग रिलेशन। सबसे पहली बात, रिलेशन किसे कहते हैं, तो रिलेशन टेबल को कहते हैं। यानी कि जब हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, RDBMS की बात करते हैं, तो उसमें हम टेबल को टेबल नहीं कह के रिलेशन कहते हैं। तब क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपको टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई काम करना हो तो वो किस तरह का कमांड होगा। आपको याद है पूरे के पूरे SQL कमांड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, DDL कमांड्स, दूसरा DML कमांड्स और तीसरा DCL या TCL कमांड्स। और इसमें मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यही वो सेक्शन होता है जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर यानी कि रिलेशन के स्ट्रक्चर यानी कि टेबल के स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड होता है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर क्या होगा, D, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL। DML किससे रिलेटेड होता है, डेटा मैनिपुलेशन, यानी किसी भी तरह के मैनिपुलेशन वर्क से रिलेटेड होता है, लाइक इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और DCL और TCL डेटा को कंट्रोल करने से यानी कि ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने से रिलेटेड होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू क्वेरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस एंड इंसर्ट ट्यूपल्स इनटू, डिलीट ट्यूपल्स फ्रॉम एंड मॉडिफाइड ट्यूपल्स इन द डेटाबेस। देखिए अभी मैंने तुरंत बताया ना, डेटा को डिफाइन करने से रिलेटेड DDL, डेटा को मैनिपुलेट करने से रिलेटेड DML। तो मैनिपुलेशन मतलब क्या हुआ, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना। तो ऑब्वियस सी बात है पहले वाले सवाल के ही एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको दूसरा वाला ही बता दिया, दैट इज व्हाट, DML कमांड्स, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। Which one of the following given statement possibly contains error? इनमें से कौन से स्टेटमेंट में एरर है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, वेयर कंडीशन, ये तो सही है। फिर सिलेक्ट कॉलम नेम, पर्टिकुलर एक कॉलम का नाम, फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू व्हाटएवर कंडीशन, ये भी सही है। सिलेक्ट सिर्फ एक एम्प्लॉय आईडी का कॉलम फ्रॉम टेबल नेम, ये भी सही है। सिलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल कहां है, गायब है ना। मतलब ये गलत है, ये इस स्टेटमेंट में डी ऑप्शन में गलती है। तो यही तो क्वेश्चन था, किसमें गलती है बताइए, आपने बता दिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन। रीड द क्वेरी, नॉट रेडी, रीड द क्वेरी केयरफुली। सेलेक्ट EMP नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम लाइक, सिंगल कोट्स में,
यहाँ पे स्पेस दिया है और फिर कंप्यूटर साइंस दिया हुआ है, ठीक है। अब यानी कि ऑब्वियसली बात, ये जो स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे आपको कुछ भरना है। अब क्वेश्चन पहले आपको समझना पड़ेगा, कहता है इन द अबव गिवन क्वेरी which of the following can be placed in the query's blank portion to select the department name that also contains computer science as ending string, यानी कंप्यूटर साइंस एंडिंग स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो लाइक क्लॉज के साथ आपको पता है परसेंट को यूज करते हैं और अंडरस्कोर को यूज करते हैं। परसेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? मल्टीपल कैरेक्टर्स को। अंडरस्कोर किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंगल कैरेक्टर को। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? परसेंट साइन आएगा। तो अगर हम ऊपर चले और देखें कि ऑप्शन क्या क्या है, तो यस, सी इज द राइट ऑप्शन बिकॉज परसेंट डिनोट्स मल्टीपल कैरेक्टर्स। ये पैटर्न मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? व्हाट डू यू मीन बाय वन टू मेनी रिलेशनशिप, यानी वन टू मेनी रिलेशनशिप क्या होता है? देखिए, रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप की बात करेंगे तो रिलेशनशिप जो है हमारे पास कितने तरह के होते हैं? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, वन टू वन, ठीक है, वन टू मेनी और मेनी टू मेनी, ठीक है। ये 3 तरह के रिलेशनशिप्स हमारे पास होते हैं। तो इसमें से जो है कौन सा कहता है व्हाट डू यू मीन बाय वन टू मेनी, यानी कौन सा रिलेशनशिप इसमें वन टू मेनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं आता हूं सीधे सी ऑप्शन पे, मेनी क्लास में हैव मेनी टीचर्स। तो ये तो मेनी टू मेनी हो गया, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको यहाँ क्या क्या पूछ रहा है? वन टू मेनी पूछ रहा है, वन टू मेनी पूछ रहा है। वैसे ये भी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि मेनी और फिर यहाँ पे भी क्या है? मेनी। अब आंसर इन दोनों में से कोई एक है। यहाँ भी वन है, यहाँ पे मेनी है, वहां पे वन है, यहाँ पे मेनी है। वन क्लास में हैव मेनी टीचर्स, ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक क्लास में बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, यानी एक क्लास में पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं। और दूसरा है क्या कि वन टीचर कैन हैव मेनी क्लासेस, यानी कि एक टीचर बहुत सारे क्लासेस ले सकता है। अब एक चीज बताइए, अगर हम ऑप्शन ए को थोड़ा ध्यान से देखें तो वन क्लास में हैव मेनी टीचर्स, यानी एक क्लास में बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं, लेकिन एक टीचर बहुत सारे क्लासेस में भी तो पढ़ा सकता है ना, यानी ये मेनी टू मेनी हो जाता है। नाउ दिस इज वन टीचर कैन हैव मेनी क्लासेस, एक टीचर बहुत सारे क्लासेस ले सकता है ना। अब इसका उल्टा अगर आप करेंगे तो क्या ऐसा कह सकते हैं क्या कि मेनी क्लासेस इज टेकन बाय वन टीचर, तो बात तो घूम फिर के वही हुआ, यानी कि इसका उल्टा नहीं बनेगा, मतलब ये वन टू मेनी ही है, यानी कि एक टीचर मल्टीपल क्लासेस में पढ़ा सकता है, ठीक है, बात समझ में आई? तो यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन, यानी सबसे सुटेबल जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इस क्वेरी में इन द फॉलोइंग क्वेरी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्लेस्ड इन द क्वेरीज ब्लैंक पोर्शन टू डिस्प्ले सैलरी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी कि यहाँ पे आपको क्या प्लेस करना है? अगर आपको सैलरी हाईएस्ट टू लोएस्ट देखनी है, हाईएस्ट टू लोएस्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली बात है डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और फिर एंड सॉर्टिंग द एम्प्लॉय नेम अल्फाबेटिकली, यानी कि एम्प्लॉय का नेम जो है वो अल्फाबेटिकली, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको पता है ऑर्डर बाय DESC कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है पहला ऑप्शन, और ASC कर देते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? द क्वेरी गिवन कैन बी रिप्लेस्ड विद, ये क्वेरी किससे रिप्लेस होगी? सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर 1, यानी टेबल का नाम इंस्ट्रक्टर 1 है, वेयर सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 1 लाख एंड सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90,000, जो 90,000 और 1 लाख के बीच में इनकी सैलरी हो। तो इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो देखिए, इसको आपको करने के लिए बिटवीन क्लॉज को यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो वैल्यूज के बीच के अगर डेटा को आप क्या करना चाहते हैं? दिखाना चाहते हैं, इन दैट केस यू नीड टू यूज द बिटवीन क्लॉज। जैसे सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर 1 वेयर सैलरी बिटवीन 1 लाख एंड 90,000, ठीक है। अब इसमें कह सकते हैं कि सेमीकोलन गायब है, ठीक है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर के बाद ये टेबल नेम इंस्ट्रक्टर नहीं, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर 1 था, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर 1 नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन, कहता है सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर 1 वेयर सैलरी बिटवीन 90,000 एंड 1 लाख, यस। आगे देखने की जरूरत नहीं, इंस्ट्रक्टर एक्सक्लामेशन तो कोई टेबल का नेम है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, या यूं कह सकते हैं सेमीकोलन भी छोड़ा हुआ है। हमें 90,000 एंड 1 लाख करना होगा, ठीक है, और यहाँ पे टेबल का नाम ही क्या है? गलत है। तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं, 100% जो है सी ऑप्शन इज द राइट, यानी सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर 1 वेयर सैलरी बिटवीन 90,000 एंड 1 लाख, ठीक है, सैलरी 90,000 से 1 लाख के बीच में हो। Next, a database management system is a type of dash software. It is a kind of system software. याद रखिएगा, database management system is a kind of system software.
नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, a huge collection of information or data accumulated from several different sources is known as, यानी अलग अलग सोर्सेज से बहुत सारा डेटा आपने कहीं पे एक्यूमुलेट करके रख लिया है तो उसको आप क्या कहते हैं, ठीक है, ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन, तो ह्यूज वेयर हाउस कहते हैं। देखिए वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे आइटम्स को जमा करके रखा जाता है, जैसे अमेजन का वेयर हाउस है, फ्लिपकार्ट का जो वेयर हाउस है वो क्या करते हैं, तो वेयर हाउस में वो डिफरेंट चीजों को रखते हैं, बहुत सारी चीजों को, मतलब बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स को रखते हैं, जो प्रोडक्ट्स जो है वो मतलब अलग अलग जगहों से उठा के एक जगह रखे जाते हैं और फिर वहां से फर्दर क्या किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो डेटा वेयर हाउस ये टर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट 10th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द कॉपीज ऑफ द सेम डेटा, यानी इनमें से कौन सा जो है वो रेफर करता है सेम डेटा को, ऑक्यूपाइंग द मेमोरी स्पेस एट मल्टीपल प्लेसेस, यानी कि सेम डेटा बार बार कोई एक ही डेटा हर अलग अलग जगह पे है, उस चीज को हम लोग कहते हैं डेटा रिडंडेंसी, दैट इज डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। जब एक ही डेटा अलग अलग जगहों पे रखा गया है, रेप्लिकेशन किया गया है, बार बार अननेसेसरी रेप्लिकेशन किया गया है, तो उसको जो हम डेटाबेस में नाम देते हैं दैट इज डेटा रिडंडेंसी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज बेस्ट सुटेड फॉर लार्ज बिजनेस विच मस्ट केयरफुली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, मैंने हमेशा से आपको बताया है कि जो टोपोलॉजी होती है उसमें सबसे बेहतर तरह की जो टोपोलॉजी होती है उसको हम लोग कौन सी टोपोलॉजी कहते हैं, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। तो आपको मतलब मैंने हमेशा से आपको बताया कि स्टार टोपोलॉजी इज द बेस्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी, तो यही हमेशा आपका आंसर होना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही आंसर होता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन डायरेक्शंस लिस्टेड इज नॉट अ लेजिटिमेट चैनल, यानी इनमें से कौन सा जो है वो सही तरीके का ट्रांसमिशन नहीं है, तो सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स भी होता है, फुल डुप्लेक्स भी होता है, डबल डुप्लेक्स नाम की कोई चिड़िया नहीं होती है, इसलिए ये जो है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, अब सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, ध्यान समझ लीजिए थोड़ा सा है। सिंप्लेक्स मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम जिसमें सिर्फ जैसे दो बंदे तो होंगे, ठीक है, दो चीजें होंगी, एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा, तो एक को सिर्फ बोलने की परमिशन है और दूसरे को सिर्फ सुनने की परमिशन है, मतलब एक ये बोल सकता है और मतलब ये डेटा सेंड कर सकता है और ये सिर्फ डेटा रिसीव कर सकता है, याद रखिएगा, ये कभी भी डेटा को सेंड नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर आपके पास दो चीजें हैं, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, तो ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ डेटा को सेंड कर सकता है और ये हमेशा और हमेशा सिर्फ डेटा को रिसीव कर सकता है, कभी भी जो है वो बी जो है वो डेटा को सेंड नहीं कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जब ये चाहे, मतलब अगर जब ए चाहे तो जब ए एक बार में डेटा जब सेंड कर रहा होगा उस समय बी रिसीव कर रहा होगा, यानी कि ए जब डेटा को सेंड करेगा बी क्या करेगा, रिसीव करेगा, और ठीक उसी तरीके से जब बी सेंड कर रहा होगा तो ए क्या करेगा, रिसीव करेगा। यानी कि इट इज कॉल्ड वन वे कम्युनिकेशन, मतलब कि जैसे कि आपने वॉकी टॉकी पे जो है वो देखा होगा, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उनको बातें करते हुए कि ओवर टू यू, यानी अपनी बात बोलते हैं ओवर टू, यानी अब तुम बोलो, फिर वो उधर से बोलते हैं, वो जब अपनी बात खत्म कर लेते हैं तो बोलते हैं ओवर टू यू, यानी कि एक बार में एक ही तरफ से इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है। जब एक सेंड कर रहा होता है तो दूसरा रिसीव कर रहा होता है, जब दूसरा रिसीव कर रहा होता है तो पहला सेंड कर रहा होता है। ये इसी टाइप के कम्युनिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। और लास्ट हमारा जो है वो है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब ऐसे मोबाइल से बातें करते हैं, ठीक है, तो जब हम मोबाइल से बात करते हैं तो क्या होता है, हम दोनों एक साथ बोल सकते हैं, यानी कि जो सेंडर है रिसीवर है वो दोनों एक साथ बोल सकते हैं, यानी कि जो आवाज है जो कम्युनिकेशन है वो जा भी सकती है और आ भी सकती है, यानी कि एक साथ दोनों तरीके से दोनों तरफ से डेटा को या तो सेंड किया जा सकता है या तो डेटा को रिसीव किया भी जा सकता है। मोबाइल कम्युनिकेशन इसका सबसे बेहतर एग्जांपल है, तो दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द 13th क्वेश्चन। पैरिटी बिट को कहां यूज किया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा एरर्स को डिटेक्ट करने में पैरिटी बिट्स को यूज किया जाता है। 14th क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, यानी कि किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा, जहां पे इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस है, यानी कौन सा ऐसा ट्रांसमिशन मीडियम है जो आप वहां पे भी यूज कर सकते हो जहां पे इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होता है, तो द राइट आंसर इज ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्यों, क्योंकि ये जमीन के नीचे यूजुअली बिछाया जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस पहुंचने की संभावना बहुत ही कम होती है, लगभग न के बराबर होती है। और लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द, ऑब्वियसली बात है, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW।
ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन काफी आसान थे। 45 मिनट्स में आपको मतलब बहुत देखिएगा, ये सारी हमारी वीडियो ही 45 मिनट्स में खत्म हो जाएगी विद एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप सही तरीके से पढ़ के जाते हैं तो आपको फुल मार्क्स जरूर आएंगे। ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है फुल मार्क्स 100% आएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ये है हमारा सेक्शन बी जो आपको आपके सीएस यानी आप लोगों सीएस के स्टूडेंट्स को करना है, जबकि इसके बाद शुरू होगा सेक्शन बी1 जो करेंगे कौन, वो ओनली फॉर आईपी स्टूडेंट्स। तो हमारे लिए, हमारे इस वीडियो में सीएस के लिए है ये। तो हम सीएस का देखते हैं सेक्शन बी1। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स कैन अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हैव, यानी कि कितने एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मोर देन 0 से एक, क्योंकि ट्राई अगर आप लिखते हैं तो एक एक्सेप्ट तो होना ही होना चाहिए। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है, एक ट्राई ब्लॉक होता है। ट्राई ब्लॉक में हम उन कोड को रखते हैं जिसमें एरर्स आ सकते हैं, और एक्सेप्ट ब्लॉक में उन एरर्स को क्या कहते हैं सॉल्व करने के लिए या उन एरर्स को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्ट ब्लॉक बुलाते हैं। तो ट्राई ब्लॉक के लिए, एक ट्राई ब्लॉक के लिए कम से कम एक एक्सेप्ट ब्लॉक होगा ही होगा। अधिक से अधिक आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं, इसीलिए आंसर विल बी मोर देन 0, यानी 0 से ज्यादा, यानी कि एटलीस्ट 1, जितना भी हो जाए। नाउ 17th क्वेश्चन, व्हेन विल द एल्स पार्ट ऑफ ट्राई एक्सेप्ट एल्स बी एग्जीक्यूटेड, यानी एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट किया जाता है। तो एल्स पार्ट हमेशा सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट किया जाता है जब आपके ट्राई वाले ब्लॉक में कोई एरर नहीं आया होता है, क्योंकि ट्राई में अगर एरर आएगा तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, तो ऑलवेज नहीं, गलत है। व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स, नहीं, व्हेन नो एक्सेप्शन अकर्स, व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स इन एक्सेप्ट, नहीं, तो ये सी इज द राइट ऑप्शन, व्हेन नो एक्सेप्शन अकर्स, यानी जब ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, देन वी यूज विच ब्लॉक, देन वी यूज डू नॉट, बेसिकली तब जो है वो एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि ट्राई ब्लॉक में एरर आया तो कौन सा एक सेक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा, इन दैट केस एक्सेप्ट सेक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर ट्राई ब्लॉक में एरर नहीं आया तो कौन सा सेक्शन एग्जीक्यूट होगा, दैट विल बी एल्स सेक्शन, राइट। सो ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, एक्सेप्शन हैंडलिंग से। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन कहता है, इज द फॉलोइंग पाइथन कोड वैलिड, ट्राई, डू समथिंग, एक्सेप्ट, डू समथिंग, फाइनली डू समथिंग। ठीक है, तो क्या ये सही है। तो क्या कहता है, नो देयर इज नो सच थिंग एज फाइनली, नहीं भाई फाइनली होता है। नो, फाइनली कैन नॉट बी यूज्ड विद एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के साथ फाइनली को आप यूज नहीं कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड, नो फाइनली मस्ट कम बिफोर एक्सेप्ट, यस। ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, राइट। तो इसमें हमने ये देख लिया कि ऐसा कुछ नहीं है, फाइनली ब्लॉक होता है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा, नो फाइनली कैन नॉट बी यूज विद एक्सेप्ट, नहीं भैया ऐसी भी कोई बात नहीं है, फाइनली को आप एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ यूज कर सकते हो। तीसरा कहता है कि नो फाइनली मस्ट कम बिफोर एक्सेप्ट, यानी फाइनली जो है एक्सेप्ट के पहले होना चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं है, यानी कि चौथा ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि यस ये बिल्कुल सही कोड है। हम यानी यहाँ पे ट्राई में जो लिखना था वो लिखा, फिर एक्सेप्ट में जो लिखना था वो लिखा, और फाइनली में जो लिखा था वो लिखा। अब ध्यान समझिएगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी चीज आप लिखते हैं, जब इसमें एरर आता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, यानी कि एक्सेप्ट ब्लॉक सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होता है जब ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आता है। लेकिन फाइनली में लिखा हुआ कोई भी चीज जो होता है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, नो मैटर इन दोनों में से, मतलब इस ये एक्सेप्ट एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है, या ट्राई में कोई एरर आता है या नहीं आता है। एरर आने से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है जो एग्जीक्यूट होता ही होता है, राइट। चलिए, तो अगर हम देखें चार ब्लॉक, अगर हम देखें ना, तो एक ट्राई ब्लॉक है, एक एक्सेप्ट ब्लॉक है, एक एल्स ब्लॉक है, और एक फाइनली ब्लॉक है ना। ये चार है, पूरे पिलर्स हैं ये हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग के। ट्राई में हम उस कोड को रखते हैं जिसमें एरर्स आने की संभावना होती है। एक्सेप्ट तब एग्जीक्यूट करता है जब ट्राई ब्लॉक में एरर आता है, अगर ट्राई ब्लॉक में एरर नहीं आएगा तो एक्सेप्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दूसरा, एक ट्राई के लिए मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स हो सकते हैं। अब आइए, अगर जो है वो ट्राई में किसी भी तरह का एरर नहीं आता है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर एरर आता है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एरर आने के केस में एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। और चाहे कोई भी ये एक्सेप्ट या एल्स कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट हो या नहीं हो, चाहे ट्राई में एरर आए या नहीं आए, फाइनली कहता है मैं सदाबहार हूं, मैं हमेशा ही क्या होऊंगा, एग्जीक्यूट किया जाऊंगा। तो यानी कि ये हमारा जो चौथा ऑप्शन था, यस ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नाउ 19th क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। कहता है, इज द फॉलोइंग पाइथन कोड वैलिड, ट्राई में कुछ लिखा आपने, एक्सेप्ट में कुछ लिखा, एल्स में कुछ लिखा, बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत है, ट्राई के अंदर कोड, एक्सेप्ट के अंदर, एल्स के अंदर, बिल्कुल सही है, वही तो बताया मैंने। देखिए, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स,
ये चारों ब्लॉक के बारे में मैंने बता दिए, चारों ब्लॉक्स आप यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। कैन वन ब्लॉक ऑफ एक्सेप्ट स्टेटमेंट हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन? कि क्या एक ब्लॉक जो है एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स जो है वो मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। देखिए, जब आप एक्सेप्ट ब्लॉक में बिना कोई नाम दिए हुए आप हैंडल करेंगे एक्सेप्शन को, तो आप मल्टीपल एक्सेप्शन को भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नाम दे देंगे स्पेशली, तो सिर्फ उसी तरह का, जैसे जीरो डिवाइड एरर, ठीक है, डिवाइड बाई जीरो एरर जो होता है वो अगर आप उसका नाम दे देंगे तो सिर्फ उसी को हैंडल करेगा। लेकिन आप सिर्फ एक्सेप्ट लिख देते हैं लाइक दिस, एक्सेप्ट, EXCEPT, और यहाँ पे ही कॉलम देके जो लिखना है लिख लीजिए, तो जितने भी तरह का एरर्स आएगा, जितने भी तरह का एक्सेप्शन आएगा, वो सारा एक्सेप्शन ये हैंडल कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई खास एक्सेप्शन का नाम नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? यस, लाइक एक्सेप्ट, पहला ऑप्शन है यस लाइक एक्सेप्ट टाइप एरर कॉमा सिंटैक्स एरर। हाँ, जैसे ये ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कॉमा दे दे के आप मल्टीपल ले सकते हैं, राइट? या फिर आप सिर्फ एक्सेप्ट लिख के छोड़ देंगे तो वो हर एक तरह के एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। नाउ 21 क्वेश्चन क्या कहता है? द एंड फ्रॉम विच एलिमेंट्स आर एडेड और डिलीटेड इज कॉल्ड डैश ऑफ स्टैक। यानी कि उस एंड को जहां से कोई भी एक एलिमेंट या तो इंसर्ट होगा या तो डिलीट होगा। जैसे ये मान लीजिए आपका स्टैक था, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, तो ये जो यहीं पे आप कोई नया एलिमेंट आएगा तो यहीं पे इंसर्ट होगा। अगर डिलीट भी करना होगा तो यहीं से डिलीट होगा, मतलब इंसर्ट भी इसके ऊपर होगा, डिलीट होगा तो यही होगा। तो इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं टॉप। यूजुअली इसको हम जो वेरिएबल का नाम यहाँ देते हैं उसको हम लोग टॉप सेक्शन कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी, दैट इज टॉप, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ट्राइंग टू ऐड एन एलिमेंट टू अ फुल स्टैक, यानी कि स्टैक जो है फुल है, भरा हुआ है, उसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई नया एलिमेंट आप नहीं डाल सकते हैं, तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड व्हाट? ओवरफ्लो। यानी कि जब ज्यादा एलिमेंट, मतलब जो आपकी कैपेसिटी थी स्टैक की वो पूरी भर गई है, आपने 10 एलिमेंट के लिए बनाया था, 10 एलिमेंट भर गए हैं, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? ओवरफ्लो। यानी कि अब जैसे पानी की टंकी भर जाती है तो पानी ओवरफ्लो होता है, ठीक है? चाय डालते हैं आप कप में, कप जो भर जाता है तो क्या होता है? ओवरफ्लो होता है। तो सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है? ओवरफ्लो होता है, जब एलिमेंट्स स्टैक के सारे क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। जितने एलिमेंट, जैसे 10 एलिमेंट बनाए आपने, 10 के लिए बनाया था स्टैक, 10 एलिमेंट आ गए, यानी कि वो ओवरफ्लो हो चुका है। और जब कम, जैसे कि मान लीजिए कि जब एलिमेंट सारा डिलीट हो गया, फिर भी आप कह रहे हैं और डिलीट करो, तो भैया जब एलिमेंट ही नहीं है तो क्या डिलीट करेंगे? तो जब एम्प्टी हो जाता है और फिर भी हम डिलीट करना चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड अंडरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब ज्यादा हो गया, अंडरफ्लो मतलब एलिमेंट ही नहीं है। 23rd क्या कहता है? डैश एड्स अ न्यू एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। ऑब्वियस बात है, पुश। पुश का मतलब होता है इंसर्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है? नाउ 24th क्वेश्चन क्या कहता है? देखें, built-in method of list to add an element into the stack। यानी कौन सा built-in method है जो स्टैक में एलिमेंट को ऐड करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, append मेथड। append मेथड क्या करता है? ऐड एट द लास्ट, यानी कि लास्ट में एलिमेंट्स को ऐड करने का काम करता है। 25th क्वेश्चन, ट्राइंग टू पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक। देखिए मैंने बताया ना, अभी थोड़ा देर पहले बताया कि अगर कोई स्टैक एम्प्टी है और फिर भी आप उसमें से जबरदस्ती एलिमेंट्स को पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? अंडरफ्लो कंडीशन, यानी कि एलिमेंट है ही नहीं। 26 क्वेश्चन क्या कहता है? द वर्स्ट केस अकर इन द लीनियर सर्च एल्गोरिथम व्हेन। यानी कि वर्स्ट केस कब अकर होता है? तो वर्स्ट केस का मतलब होता है सबसे बेकार केस। सबसे बेकार केस कब होगा? कि एलिमेंट या तो लास्ट में है या तो है ही नहीं। तो आइटम इज एट द लास्ट एलिमेंट इन द एरे और आइटम इज नॉट देयर एट ऑल। यस, या तो लास्ट में मिला, सबसे लास्ट में ढूंढते ढूंढते सबसे लास्ट में मिला, या मिला ही नहीं, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? वर्स्ट केस, यानी सबसे बेकार case. Let's move to the next question, question number 27. If the number of records to be sorted is small, यानी कि अगर जैसे मान लीजिए एक लिस्ट है, उसमें 4-5 एलिमेंट ही हैं, ठीक है, उसी को शॉर्ट करना है, 4-5 एलिमेंट को शॉर्ट करना है, 10 एलिमेंट को शॉर्ट करना है, तो जब छोटे मतलब जब हमारे पास क्वांटिटी कम है, यानी डेटा हमारे पास कम है, तो जो हम शॉर्टिंग का मैकेनिज्म यूज करते हैं वो कौन सा होता है? सिलेक्शन सॉर्ट। यानी सिलेक्शन सॉर्ट शॉर्टिंग के लिए यूज किया जाता है, और जब एलिमेंट्स की संख्या कम होती है तो हम प्रेफरेबली सिलेक्शन सॉर्ट को ही यूज करते हैं। Next question 28. The complexity of the sorting algorithm measures the dash as a function of the number n of items to be sorted.
शॉर्टर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ शॉर्टिंग एल्गोरिदम, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो किस चीज को मेजर करता है। क्वेश्चन सिंपली यही कहता है कि कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज को मेजर करता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा रनिंग टाइम को मेजर करता है। यानी कि कोई एल्गोरिदम एक तरह से जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो प्रोग्राम लिखने के पहले हम उसका एक एल्गोरिदम बनाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे कि कोई भी थ्योरम होता है, ठीक है, तो थ्योरम प्रूव करते हैं, उस थ्योरम के बेस पे आगे चल के हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। तो वो थ्योरम जो होता है इट इज समथिंग लाइक एल्गोरिदम। यानी एल्गोरिदम एक पहली सीढ़ी है और दूसरी सीढ़ी है प्रोग्राम बनाना। ठीक है, एल्गोरिदम जो है वो हमें ये बताता है कि प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे अपने डेटा को क्या करेंगे, कैसे अपने प्रोग्राम को लिखेंगे, और उन स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, सी में, सी प्लस में, जावा में, हमारे केस में पाइथन है। 29th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, यानी इनमें से कौन सा जो है वो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का लिमिटेशन नहीं है। मस्ट यूज अ शॉर्टेड एरे, भैया शॉर्टेड एरे तो यूज करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं है पूछता है ना। आगे देखें क्या कहता है, रिक्वायरमेंट ऑफ शॉर्टेड एरे इज एक्सपेंसिव व्हेन अ लॉट ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशंस आर नीडेड, देयर मस्ट बी ए मैकेनिज्म टू एक्सेस मिडल एलिमेंट डायरेक्टली। ये चीज क्या है भाई, ये क्या है, कहां पे, जरूरी थोड़ा नहीं कोई एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि डायरेक्टली जो है वो हम क्या कर सके, मिडिल एलिमेंट को, नहीं ये भी होता है, बट यहाँ पे ये डी इज द रॉन्ग आंसर, डी इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि 1500 से ज्यादा एलिमेंट के बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज नॉट एफिशिएंट व्हेन द डेटा एलिमेंट्स मोर देन 1500। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा बड़े एलिमेंट्स के लिए ही तो बाइनरी सर्च को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही था, मिडिल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, आप ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 जो भी चाहिए वो तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, द एवरेज केस अकर्स इन द लीनियर एल्गोरिथम, लीनियर सर्च एल्गोरिथम। एवरेज केस का मतलब क्या हुआ, देखिए, अगर सबसे पहले पोजीशन में मिल जाएगा तो बेस्ट केस, लास्ट में मिला या नहीं मिला तो वर्स्ट केस, और एवरेज केस का मतलब कि फर्स्ट पोजीशन के बाद कहीं भी मिले, लास्ट पोजीशन के पहले कहीं भी मिले, यानी बीच में कहीं मिले, फर्स्ट और लास्ट के बीच में कहीं भी मिले। तो क्या कहता है, व्हेन द आइटम इज समवेयर इन द मिडिल ऑफ द एरे, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है, बिल्कुल ठीक है, जब बीच में कहीं हो। ठीक है, क्योंकि when the item is not in the array at all तो ये हो जाएगा worst case, when the item is at the last element in the array ये भी worst case हो जाएगा, item is the last element in the array और item is not there at all ये भी worst case, इन तीनों का तीनों worst case को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब एलिमेंट या तो सबसे लास्ट में मिलता है या तो सब मिलता ही नहीं है। ये बिल्कुल हमारे मतलब कॉमन लाइफ की तरह हो गया, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, सबसे ढूंढे ढूंढे 1 घंटे बाद मिला, चलो मिल गया भाई। ठीक है, तो वर्स्ट केस होना सबसे बेकार हुआ, या ढूंढा ढूंढा पूरे दिन ढूंढा और मिला नहीं तो भाई वो वर्स्ट केस होगा। ठीक है, जबकि बेस्ट केस क्या होगा, ढूंढते ही ढूंढना शुरू किया, मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है, दैट इज, और उसके बाद मान लीजिए 5-10 मिनट ढूंढा मिल गया तो दैट इज कॉल्ड एवरेज केस। ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 31 क्वेश्चन क्या कहता है कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कैन बी अप्लाइड टू, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कैन नॉट बी, सॉरी नॉट कैन नॉट बी अप्लाई टू, यानी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम किस पे अप्लाई नहीं हो सकता है, तो इसको आप बस याद कर लीजिएगा, सॉर्टेड लिंक लिस्ट पे अप्लाई नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि लिंक लिस्ट जो होता है, सिंगल लिंक लिस्ट में आप आगे बढ़ सकते हैं, एक बार आगे बढ़ने के बाद आप पीछे नहीं आ सकते हैं, जबकि बाइनरी सर्च कभी आगे चलता है कभी पीछे चलता है, तो पीछे चलने का ऑप्शन ही नहीं होता है लिंक लिस्ट में, इसलिए आंसर विल बी ए। Now 32 क्वेश्चन कहता है given x1 equal to this, x2 equal to this, x3 equal to this, x4 equal to this, then what will be the value of sum of i equal to 1 to 4 और xi। तो 1 to 4 जब जाएगा तो xi का सम क्या होगा, तो x1 plus x2 plus x3 plus x4, यानी कि 12 plus 19 कितना हो जाएगा, 31, 10, 41 and 7, 48, so B will be the right आंसर। ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स है, ये तो आप समझते ही होंगे, जितने भी सीएस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास मैथ्स तो होता ही होता है यूजुअली। 33 अमॉन्ग्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक व्हिच डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड इज क्लासिफाइड एज, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टैटिस्टिक्स का ब्रांच है जो डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड के से रिलेटेड होता है, इंडस्ट्री स्टैटिस्ट, economic statist, applied statist or none of the above। तो the right answer is applied statistics। applied statistics का क्या मतलब होता है, ये उस तरह statistics का ये वो ब्रांच है जहां पे नए डेवलपमेंट्स के लिए काम किया जाता है। ठीक है, now let's move to the next question 34th। for each of the value of dash the distribution of the dependent variable must be normal, यानी कि for each value of dash the distribution of dependent variable,
तो यहाँ जब डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ऑब्वियसली बात है आंसर होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि आंसर ए इज करेक्ट। क्यों? फॉर ईच वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी नॉर्मल, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 35th क्वेश्चन, द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन 5 ODIs आर 31, 97, 112, 63 एंड 12। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। बेसिकली लंबा चौड़ा नहीं, अगर आप इसको शॉर्ट में चाहें तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, बट इसके लिए एक और तरीका होता है, मतलब एक जो फॉर्मूला होता है उस पूरे फॉर्मूला के जरिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक 35 और 36 क्वेश्चन जो है जब आप इसको फॉर्मूला के जरिए करेंगे तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। मैं मैथमेटिक्स को अभी सॉल्व नहीं करना चाहता हूं, तो जो भी आंसर होगा 35 का और 36 का मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं कि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। आप देखिए इसमें क्या पूछता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाइएगा। इसमें पूछता है कि मोड निकालना, तो मोड निकालने का फॉर्मूला लगाइएगा मैथमेटिक्स का, और इन दोनों को आप क्या करेंगे, बना के चलिए। जो इससे मुझे ये भी पता चलेगा कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो पूरे वीडियोस को 1 by 1 लास्ट तक देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36 बीइंग अ मैथमेटिक्स टर्म, ये मैं आपके लिए क्या करता हूँ, छोड़ता हूँ। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और पता चल ही जाएगा कि क्या राइट आंसर होगा 35 का और 36 का। मैं इस वीडियो में पिन करके बता दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे 35 और 36 का बताइएगा कि आंसर क्या आपका निकला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। ट्रिम होता है जो स्पेसेस को हटाता है स्टार्टिंग से भी एंड से भी, यानी ट्रिम फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग के सबसे पहले और सबसे लास्ट से एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देता है। लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट से जितना हम कैरेक्टर कहेंगे, किसी स्ट्रिंग के लेफ्ट से जितने कैरेक्टर्स कहेंगे उतना कैरेक्टर दे देगा। मिड बीच में से, यानी कि किसी भी स्ट्रिंग के बीच में से जो भी हम कहेंगे उतने कैरेक्टर्स देगा। लेकिन ट्रंकेट भी एक फंक्शन होता है, लेकिन ये मैथमेटिक्स का फंक्शन होता है जो जितना हम डेसिमल के बाद रखना चाहते हैं, जितने डिजिट्स उतने डिजिट्स को रखता है, बाकी को हटा देता है। तो ट्रंकेट एक मैथ्स फंक्शन है, बाकी सब के सब टेक्स्ट फंक्शन है। तो पूछता क्या है, कौन नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है ट्रंकेट, यानी बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस करने थे, इसमें हमने 37 कर लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 38। व्हाट विल बी रिटर्न बाय द गिवन क्वेरी, सिलेक्ट इन str इंडिया DI। तो देखिए इन str क्या करता है, किसी बड़े स्ट्रिंग में किसी छोटे स्ट्रिंग को सर्च करता है और उसकी पोजीशन बताता है। तो DI मिला क्या, INDI, यस, D भी मिल गया और I भी मिल गया एक साथ। तो कौन सा पोजीशन है, 1 2 3, यानी कि आपको ये क्या रिटर्न करेगा, 3। यानी कि जो स्ट्रिंग सर्च करना शुरू करता है तो जहां से उसको पूरा मिला, थर्ड से मिलना होगा, थर्ड से मिला तो थर्ड और फोर्थ मिला, तो जो पहला आपको पोजीशन होगा वो रिटर्न करेगा। दैट्स व्हाई इट हैज रिटर्न्ड 3। 39 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी रिटर्न बाय द गिवन क्वेरी, सेलेक्ट राउंड एंड दिस वन 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट तक राउंड अप करेगा, मतलब 6 के बाद एक और चाहिए होगा। तो ये तीसरा डिजिट जो है वो क्या है, 9 है, यानी 5 से बड़ा है, इसीलिए 6 7 हो जाएगा, यानी कि 153.67 नॉर्मल राउंडिंग का कॉन्सेप्ट। तो 153.67 यानी कि सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39। 40th क्या कहता है, व्हाट विल बी रिटर्न बाय गिवन क्वेरी, इस क्वेरी से क्या रिटर्न किया जाएगा, मंथ। तो मंथ क्या है, 05 है, तो 05 के बदले वो क्या रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न करेगा, यानी कि नाम से क्लियर है, मंथ रिटर्न करो। नेक्स्ट 41, द स्ट्रिंग फंक्शन दैट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग। अभी देखिए तो ये किया था ना हमने, एंड इन str फंक्शन, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है ना, कि क्या कहता है यहाँ पे कि द स्ट्रिंग फंक्शन, वो स्ट्रिंग फंक्शन जो रिटर्न करता है इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग, तो दैट इज व्हाट इन str फंक्शन। MySQL क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नहीं भैया। अ टेक्निक फॉर राइटिंग रिलायबल प्रोग्राम्स, नहीं भैया। अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यस। MySQL is what? MySQL is a relational database management system. Next 43 question, which type of database management system is MySQL? Obvious बात, अभी तो हमने बढ़ाया आपको C, relational, तो relation is the right answer. Okay, now let's move to the next question. Question number 44. What will be the output of the following query? Select round and -2. तो देखिए जब हम राउंड करते हैं और माइनस में देते हैं तो -1 मतलब टेंस, -2 मतलब हंड्रेड्स, यानी कि नियरेस्ट हंड्रेड्स में इसको क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा। तो नियरेस्ट हंड्रेड्स में कन्वर्ट करने का मतलब जब इसको कन्वर्ट करेगा तो 99 का नियरेस्ट क्या होगा, 100 होगा। तो ये सब 999 यानी 59,000 का वो क्या बना देगा, 60,000 बना देगा। नियरेस्ट हंड्रेड्स में क्या हो जाएगा, दिस विल बी 60,000, ठीक है। याद रखिएगा -1
नियरेस्ट टेंस, -2 नियरेस्ट हंड्रेड्स, -3 नियरेस्ट थाउजेंड्स, -4 नियरेस्ट 10,000, ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट विल बी प्रिंटेड बाय द गिवन क्वेरी, सेलेक्ट लेंथ विनर। विनर का लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6, बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, Which type of topology is best suited? मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे बता दूंगा स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी इज द बेस्ट काइंड ऑफ टोपोलॉजी। ठीक है। 47, Which of the following transmission direction listed is not a legitimate channel? अभी सर क्वेश्चन दोबारा से इसने पूछ दिया। सिंप्लेक्स होता है, मैंने बताया था, हाफ डुप्लेक्स भी होता है, फुल डुप्लेक्स भी होता है, डबल डुप्लेक्स होता ही नहीं है। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी तुरंत ऊपर हमने किया था। पैरिटी बिट्स के लिए मैंने बताया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है डिटेक्ट एरर करने के लिए। ठीक है। और what kind of transmission medium is the most appropriate to carry data in a computer network that is exposed to electrical interference? यानी कि कौन सा सबसे अच्छा होगा? तो ऑप्टिकल फाइबर। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो जमीन के नीचे होता है, तो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से कोई लेना देना होगा ही नहीं। और लास्ट क्वेश्चन 50th, अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट। अरे ये तो तुरंत अभी किया था, वर्ल्ड वाइड वेब इज द राइट आंसर। बस इतना ही आपको करना था। मैंने तो इसमें आपको सब करा दिया। नहीं सेक्शन, देखिए सेक्शन B2 आपके लिए नहीं है, सेक्शन B2 आईपी के स्टूडेंट के लिए, तो इसको टेंशन नहीं, इसमें आपको टेंशन देने की जरूरत नहीं है। आईपी के स्टूडेंट के लिए मैं एक अलग वीडियो क्रिएट करूंगा जिसमें मैं इसको सॉल्व करूंगा। ये अभी तक सीएस के स्टूडेंट के लिए मैंने किया, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है आपका सेक्शन B1 में आपको टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन 35 हैं और आपको सिर्फ 25 का ही आंसर देना था, लेकिन मुझे आपको समझाना था, इसीलिए मैंने टोटल आपको जो है क्या कर दिया, बता दिया। 35 के 35, आपको 25 ही देने हैं, तो 10 का ऑप्शन आपके पास है, तो 25 इसमें से दे देना था, और ये 15 के 15 इसमें सेक्शन ए में कंपलसरी थे, तो टोटल 40। ठीक है। तो देखिए आई थिंक हमने 45 मिनट से कम के ही वक्त में पूरा सैंपल पेपर आपको बता दिया, और दैट टू वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना। तो मतलब अगर आपको पता है, आपने चीजें पढ़ रखी हैं, तो बड़े आसानी से आप सारा का सारा क्वेश्चन CUET में तो फुल लेके आएंगे, CS में 100%। तो ये था हमारा पहला सैंपल पेपर। ऐसे ही कम से कम, जैसे मैंने बताया, मैं 5 सैंपल्स आपको कवर अप कराऊंगा, ताकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस आपके लिए कंप्लीट हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।